वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 के अंदर मध्य प्रदेश का जो भी आपका जनरल नॉलेज है वो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम भूगोल का पार्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो देख लिया है जिसमें हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हम भौगोलिक विभाजन कितने पार्टों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को वो हमने पढ़ा है, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। किन किन महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में यहाँ हम देखने वाले हैं, डिटेल में आपको बताऊंगी। अभी ये चीज़ और जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक हमारा जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे हमें राज्य की भौगोलिक संरचना के बारे में, नदियों का उद्गम और जैव विविधता भी समझ में आएगा। एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने आपके वनडे एग्जाम हैं, एसएससी हो, पटवारी हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, इन सभी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश जो है उसकी अगर भौगोलिक बनावट की हम बात करें तो भौगोलिक बनावट इसका मुख्य रूप से दो पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। कौन कौन सी? पहली है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो आज हम इन दोनों को विस्तार से समझेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण चोटियों और पहाड़ियों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं पर्वतों के बारे में। तो देखिए, जो पर्वत होते हैं ना वो लगभग 600 मीटर की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी होती हैं, उन्हीं को पर्वत कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र है, ठीक है। कैसा है? प्लेटू जो है क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े पर्वत नहीं होते बल्कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। और ये सभी मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का, ठीक है, दक्कन पठार का हिस्सा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 600 मीटर से ऊंची जो भी खड़ी पहाड़ियाँ हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है बहुत ऊंची पहाड़ियाँ ना होकर के छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी। और ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ भी एक मैप है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, जिसका भौतिक मैप है ये, ठीक है, फिजिकल मैप है। ऊपर देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर की है वो नर्मदा नदी है, ठीक है। इसके ऊपर का जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से दो पर्वत श्रेणियों में बटा है, उसके बाद अन्य पर्वत, छोटी छोटी पर्वतें और फिर जो चोटियाँ हैं वो इन दोनों पर्वतों का हिस्सा है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उसके दक्षिण में आपको सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मिलेगा। और इन्हीं दो पर्वतों से मिलकर के पूरा मध्य प्रदेश जो है हमारा भौतिक रूप से बटा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? विंध्याचल पर्वत की। इसे उत्तर की प्राचीन दीवार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है और यह हिमालय से भी, जो हिमालय सबसे ऊपर है, उत्तरी भाग में है, उससे भी पुरानी मानी जाती है। इसे प्राचीन काल में सतकुल पर्वत कहा जाता था। और ग्रीक के एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने मतलब भूगोल के बारे में शिक्षा ग्रहण कर रखी है, टालमी नाम है उनका। तो टालमी ने इसे विंध्यस या विंडस कहा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन को, कि टालमी ने इसे विंध्यस या विंडस कहा है। क्लियर है? अब इसका मतलब ये हुआ कि विंध्याचल जो है बहुत पुराना पर्वत है और इसे प्राचीन समय से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आप मान सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, ठीक है। अब हम इसके विस्तार को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है कहाँ? पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर के राजस्थान और वहां से लेकर के और आगे मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार तक, यानी गुजरात से लेकर बिहार तक पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 965 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 450 से 1100 मीटर है, ठीक है। ये समुद्र तल से नापी जाती है। 450 से लेकर 1100 मीटर लगभग ये इसकी हाइट है और लंबाई मैंने बताया लगभग कितनी है? 965 किलोमीटर तक है, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो विंध्य पर्वतमाला है ना, एक बहुत ही लंबी विस्तृत श्रेणी है जो कई राज्यों में फैली हुई है, ठीक है।
इसके अलावा हम ये बात कर लेते हैं ये बनी कैसी है चट्टानी संरचनाओं के बारे में। तो यह पर्वत सिलिका से बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट से बना हुआ है। इसी चट्टानी संरचना के कारण विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक सीमा को बनाती है। ठीक है, ये इस तरह की संरचनाओं से बनी हुई है, इसलिए वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की एक प्राकृतिक सीमा के रूप में मानी जाती है। यानी यह सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनके थोड़े से शिखर के बारे में देख लेते हैं। तो विंध्य पर्वतमाला के प्रमुख शिखरों को भी यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले सिगार चोटी, सिगार चोटी जिसकी हाइट कितनी है 881 मीटर है। कहाँ पर है? इंदौर में, मालवा क्षेत्र में ये स्थित है और मालवा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरा है जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी 854 मीटर। कहाँ है स्थान इसका? ये इसका तो ये मालवा क्षेत्र में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है मालवा की दूसरी। ठीक है, धजरी, इसके बाद तीसरा है धजरी जिसकी हाइट है 810 मीटर। क्लियर है? और ये कहाँ पर है आपका? ये भी आपके मालवा क्षेत्र में आता है। चौथा है आपका सद्भावना चोटी। ठीक है, कहाँ पे है ये? आपकी सद्भावना। देखिए जिस क्रम में ये आपको मिल रही हैं उसी क्रम में ये बनी हुई है, विंध्याचल में स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सद्भावना शिखर जिसका हाइट कितना है 752 मीटर है और ये कहाँ पर है? यह दमोह जिला में स्थित है और इसे गुडविल पीक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सद्भावना को सद्भावना के नाम से भी जाना जाता है, कालूमान शिखर के नाम से जाना जाता है और तीसरा नाम है गुडविल पीक। इन तीनों नाम से इसे जाना जाता है और विंध्य की सबसे ऊंची विंध्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसे भी। ठीक है, और इस क्षेत्र की अन्य पहाड़ियों को भी यहाँ पर देख लीजिए, उनके नाम जैसे काकड़ी बर्री है, असेरगढ़ है, ग्वालीगढ़ है जहाँ पर पूर्णा नदी का उद्गम हुआ है, बीजागढ़ है, अखरानों का हिल्स है, बड़वानी हिल्स है और सलकनपुर पर्वत। इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यदि हम भोपाल की पहाड़ियों की भी बात कर लें, क्यों? क्योंकि विंध्याचल का अगर हम विस्तार देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व तक तो सबसे ज़्यादा मालवा में हो गया, बुंदेलखंड में है और आपके रीवा पन्ना पठार। तो मालवा क्षेत्र में आपको एक जो स्थान मिलता है वो है भोपाल। भोपाल की भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो भोपाल की पहाड़ियों के भी बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कौन सी? श्यामला हिल्स हो गई, नेओरी हिल्स है, अरेरा हिल्स है, कटारा हिल्स है और ईदगाह हिल्स, ये जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। श्यामला हिल्स में तो आपका सीएम हाउस ही आपका स्थित है, आपको पता होगा। क्लियर है ना? तो इसलिए भी ये जो भोपाल है इसे झीलों का शहर तो कहा ही जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, साथ में पहाड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं? इसकी पूर्वी विस्तार और फिर जो पश्चिमी विस्तार है, दोनों की अगर हम बात कर ले तो पूर्वी विस्तार में क्या होता है? विंध्य पर्वतमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी विस्तार है और पश्चिमी विस्तार। तो अगर इसके पूर्वी विस्तार को कहें तो भांडेर हो गया, पूर्वी विस्तार आपका कैमूर कहलाएगा और पश्चिमी विस्तार जो है उसका भांडेर कहलाएगा। ठीक है, तो भांडेर और कैमूर दो श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें से भांडेर पर्वतमाला कहाँ पड़ेगा आपका? पन्ना, छतरपुर और दतिया वाला क्षेत्र है, यहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा कहलाती है, 1172 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर है ये वैसे भी ये जो आपका सिद्ध बाबा है ना, इसे ध्यान रखिएगा, जिसकी हाइट 1172 मीटर है, ये पूरे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं अगर हम कैमूर पर्वतमाला की बात कर लेते हैं तो कैमूर पर्वतमाला जबलपुर से लेकर रोहतास तक फैला हुआ है। कितना? लगभग 483 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, वहां तक दूरी तक ये फैली हुई है। और यह जो है यमुना तथा टोंस नदियों के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यमुना और टोंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी यहाँ से जब मध्य प्रदेश से हमारी सोन नदी ऊपर की ओर जा रही होती है, जाकर के यमुना में मिलती है, तो वहां पर भी जल विभाजक का काम करती है कैमूर की पर्वतें, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यह एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इसकी संरचना है जल विभाजक संरचना, इसी विशेष संरचना के कारण यहाँ पर चचाई, पूर्वा, केवटी जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात भी पाए जाते हैं।
और इस प्रकार विंध्य पर्वतमाला न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि जल विभाजन और प्राकृतिक संरचना के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लियर है इतनी चीजें? हाँ, और कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे यहाँ से चंबल, बेतवा, केन, आपकी काली सिंध, इस तरह की महत्वपूर्ण नदियाँ जो है निकलती हैं, जो कृषि और जल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध है। यहाँ जंगल, जलप्रपात, वन्य जीव पाए जाते हैं। बहुत सारे आपके यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? वन अभ्यारण्य मिल जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। खजुराहो, अपने जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पन्ना की जो हीरो की खादान है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि इसी कैमूर भांडेर की पहाड़ियों में स्थित है, जिससे इसका आर्थिक महत्व भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ विंध्याचल पर्वत के बारे में देख लिया, दो पार्ट्स में ये बटे हैं। कैमूर भांडेर, उसे भी हमने अच्छे से समझ लिया, कैसे इसका आपका आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, उसे भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो जो विंध्याचल से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? बहुत सारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वनों का भी क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में मैप आपको दिखाया था कि नर्मदा नदी बीच से बहती है और उत्तरी भाग में विंध्याचल है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है, जिसका राजपीपला हो गई, चाहे महादेव हो गया, चाहे आपका मैकाल, वो सभी उसके ही हिस्सा हैं। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला कहाँ? उत्तर में नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसके उत्तर में है, और दक्षिण में ताप्ती नदी बह रही है, यानी उन दोनों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। ठीक है, और औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। यानी अगर हाइट की बात करें तो कितना, ये आपके विंध्याचल से भी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, उसका कितना था? 450 से लगभग 1100 मीटर, कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं कम आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें और ज्वालामुखी उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, सतपुड़ा 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से वो भाग हैं? राजपीपला है और सतपुड़ा, जिसे मध्य महादेव की पहाड़ी कहा जाता है या मध्य सतपुड़ा कहा जाता है। तीसरा है मैकाल अमरकंटक। ठीक है, 3 भागों में ये बटा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पहाड़ियां हैं इसे सतपुड़ा क्षेत्र में। कौन कौन सी हैं? जैसे चौरागढ़ हो गया, नंदीगढ़ है, काली सील है जो कि बैतूल में स्थित है, अमरकंटक है, किरार घाटी जो कि बहुत एक विवादित क्षेत्र है। इसका 6 से 7 किलोमीटर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवादित क्षेत्रों में आता है। इसलिए कहीं कहीं पर आप जब स्टडी करोगे ना तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कहीं आपको कम, कहीं पर ज़्यादा डेटा मिल सकता है, सिर्फ इसी क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो गिद्धराज हो गया, ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है इसमें मिलती है। अचान कमार जो कि एक बायो रिजर्व क्षेत्र है, वो यहीं स्थित है, इसी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। ठीक है, लॉन्जी हिल्स, ये आदि इतनी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम है, किस मुख्य पर्वत श्रेणी से ये निकल के आया है या कहाँ स्थित है, इसे आपको समझना या याद रखना ज़रूरी है। क्लियर है? तो इन तीनों को, जो हमने अभी राजपीपला, महादेव की बात की और मैकाल पर्वत श्रेणी की बात की, उन सभी को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है राजपीपला, कहाँ पर? एकदम सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है ये। ठीक है, सतपुड़ा का एकदम पश्चिमी भाग है, जो गुजरात से लेकर कहाँ तक? बुरहानपुर तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक फैला हुआ है। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? सबसे ऊंची चोटी इसकी चूलगिरी की चोटी कहलाती है, 1215 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा का पश्चिमी भाग राजपीपला कहलाता है और सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी जिसकी 1215 मीटर हाइट है। और यहाँ असीरगढ़ व बीजागढ़ जैसे ऐतिहासिक किले भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं और इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इतनी चीजें आप राजपीपला के बारे में याद रखेंगे। दूसरा है महादेव या मध्य सतपुड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूपगढ़ कौन सा? यानी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कहलाती है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर है, वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर है? कहाँ पर है? सतपुड़ा का मध्य भाग कहलाता है, मध्य सतपुड़ा भी कहा जाता है इसे, और महादेव की पहाड़ी भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी पूरे मध्य प्रदेश की हो या महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़,
कितना इसकी हाइट है इसकी 1350 मीटर, वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में आपको पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, वो मिलेगा। चौरागढ़, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो यहाँ पर स्थित है। यह क्षेत्र सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा, और इस क्षेत्र में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें जो अन्य छोटी पहाड़ियां हैं या चोटियां हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। धूपगढ़ के अलावा यहाँ पर काली भीत मिल जाएगा 770 मीटर जिसकी हाइट है। बीजलगढ़, जिसकी हाइट 849 मीटर है, इसी पहाड़ी पर स्थित है, शामिल है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं, तो तीसरा है मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा का एकदम पूर्वी वाला भाग है, जो एक विशिष्ट अर्धचंद्राकार आकार में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आकार और संरचना भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगी। ठीक है, ये मैकाल पर राजपीपला के बारे में थी, जिसको हमने देखा, कहाँ तक देखा था, गुजरात से लेकर के बुरहानपुर तक इसका विस्तार था। दूसरा था आपका महादेव, जिसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ थी, 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की भी ऊंची चोटी थी। और तीसरा आपका मैकाल अमरकंटक, जो कि तीसरा पार्ट था और जिसका मैंने जिक्र किया था कि यह अर्धचंद्राकार आकार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक, जो कि 1065 मीटर जिसकी हाइट है, सबसे ऊंची चोटी है इस मैकाल अमरकंटक क्षेत्र की। क्लियर है, और ये सतपुड़ा के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ से नर्मदा, सोन, जोइला, इन नदियों का उद्गम हुआ है, और ये तीनों नदियां विपरीत दिशाओं में बहती हैं। जैसे सोन जो है उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। उसी तरह अगर हम नर्मदा की बात करें, तो नर्मदा जो है कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर जाती है, और जा करके कहाँ पर आपको मिल जाएगी, खंबात की खाड़ी में वो गिरती है। ठीक है, और नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे भारत में उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है ये, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इस पर क्यों ये पश्चिम की ओर बहती है, इसके भौगोलिक संरचना को और दूसरी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको डिटेल में आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, इतनी चीजें जब हम नदियों का पार्ट पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे। चलिए, वहीं जोहिला की बात करें, तीसरी नदी, तो जोहिला जो है सोन की सहायक नदी है, यह भी जो है विपरीत दिशा में बहती है। क्लियर है, चलिए, इतनी चीजें हो गई हैं। किसके बारे में? ये था आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत के बारे में। कुछ चीजें और रह गई हैं, क्योंकि हमने पहाड़ियां पूरी लगभग डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं हम विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला के बारे में। पूरी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं। वन लाइनर फैक्ट और देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर प्राचीनता की बात करें, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है, सतपुड़ पर्वत इसका नाम है। वहीं सतपुड़ा की अगर हम बात करें, तो ये नवीनतम ब्लॉक में आता है। अगर पूछ दिया जाए, अगर पूरे भारत के उसमें कई बार ये पूछा गया है, क्योंकि कि हिमालय जो है कैसी पर्वत श्रृंखला है, या तो जान लीजिए यहाँ पे कि नवीन पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है, जो हिमालय है हमारा नवीन पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में आता है। क्लियर है। दूसरा, यहाँ अगर हम तुलना करें, तो यह मालवा पठार के दक्षिण में, नर्मदा के उत्तर में है स्थित सतपुड़ा। वहीं अगर सतपुड़ा की विंध्याचल की बात कर रहे हैं, नर्मदा के उत्तर में स्थित है। वहीं सतपुड़ा की बात करें, तो ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। आगे लंबाई की बात करें, तो विंध्याचल लगभग 965 किलोमीटर तक फैला है, गुजरात से लेकर के बिहार तक। वहीं अगर सतपुड़ा की बात करें, तो लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक। ठीक है। संरचना की अगर हम बात करें, तो विंध्याचल किससे किससे बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर, सिलिका, क्वार्टर से बनी हुई है। अगर वहीं सतपुड़ा की बात करें, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से या ज्वालामुखी चट्टानों से ये बनी हुई है, इसका उद्गम हुआ है। क्लियर है। औसत ऊंचाई की बात करें, तो 450 से 1100 मीटर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हाइट है। सतपुड़ा की ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। तो ये थोड़ा सा एक नज़र में हमने उनकी तुलना भी आपस में कर ली। क्यों? क्योंकि यही दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जितनी हमने मध्य प्रदेश की चोटियाँ देखी है ना, उनको यहाँ पर एक ग्राफ में आपको दिखा दिया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उनकी हाइट के अनुसार आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है। लास्ट में कुछ चीज़ें और रह गई हैं, एक दो फैक्ट है वो आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे
मध्य प्रदेश में पर्वतों का कौन सा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। जैसे ऐतिहासिक अगर महत्व की बात करें तो भीमबेटका शैलाश्रय यहाँ पर स्थित है, जो कि किससे स्थित है, ये आपके प्राचीन मानव इतिहास से संबंधित है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा, अगर पौराणिक या फिर जनजाति गाथाओं की बात करें तो पचमढ़ी, जो कि पांडव गुफाएं मानी जाती हैं, यानी पांडवों का यहाँ निवास रहा ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये भी किस तरह से पौराणिक कथाओं से संबंधित स्थल है। वहीं एक आध्यात्मिक शिखर की हम बात करें या सांस्कृतिक श्रेणी में ले तो अमरकंटक, जो कि एक कहाँ मैकाल पर्वत पर स्थित है और एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। तो ये इस तरह से पर्वतों का हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह से विभाजन हुआ है और उनका आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व देखने को मिला। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।